अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जानने का हक। जी हाँ, जानने का हक यानी देश का ऐसा अकेला टेलीविजन कार्यक्रम जो है आपके लिए, आपके हक के लिए। ये वो कार्यक्रम है जहां सूचना के अधिकार यानी आरटीआई से जुड़ा हर मसला, हर सवाल उठाते हैं हम, क्योंकि ये है हर एक आम आदमी का हथियार, सूचना का अधिकार। बीते 8 सालों से, पिछले 8 सालों से जानने का हक में हम लगातार आरटीआई से जुड़े सभी मुद्दे उठाते रहे हैं। जो देश भर में आरटीआई से जुड़े मुद्दे उठते रहे, हम अपने कार्यक्रम में उन मुद्दों को लगातार उठाते रहे हैं, लगातार आप तक पहुंचाते रहे हैं। और अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आज से एक नई शुरुआत कर रहे हैं। और इस नई शुरुआत के तहत हम यानी कि जानने का कार्यक्रम, आपका पसंदीदा कार्यक्रम, अब आपके शहर में आएगा। जी हां, ये कार्यक्रम अब से आपके शहर में आएगा और आपके शहर में जो आरटीआई यानी सूचना के अधिकार से जुड़े मुद्दे हैं वो हम उठाएंगे आप लोगों के बीच ही। और आज इस सिलसिले को हम शुरुआत कर रहे हैं श्रीनगर से, यानी कश्मीर से हम शुरू कर रहे हैं। और आज इस कार्यक्रम में हम कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर बात करेंगे। कश्मीर में सूचना का अधिकार, आरटीआई कानून जो है वो किस तरह से काम कर रहा है, उससे जुड़े क्या मसले हैं, आरटीआई एक्टिविस्टों की क्या समस्याएं हैं, सरकार की क्या सोच है, सभी मुद्दे हम अपने इस कार्यक्रम में उठाएंगे। और इससे पहले कि हम इस बहस को यहां पर आगे बढ़ाएं, पूरे जम्मू कश्मीर में आरटीआई कानून क्या है दरअसल, और ये कैसे इंट्रोड्यूस हुआ और कैसे ये सिलसिला आगे बढ़ा, इस पर हमारी एक छोटी सी रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। 20 मार्च 2009 जम्मू कश्मीर के इतिहास का वो दिन जिसने सूबे में एक खामोश क्रांति की शुरुआत की। एक ऐसी क्रांति जिसने राज्य के गरीब और आम आदमी को नई ताकत दी। इस ताकत का नाम है जम्मू कश्मीर सूचना का अधिकार कानून 2009। वो कानून जो आज कश्मीर में आम आदमी की आवाज बन गया है। जब से हमारे पास यहाँ पे राइट इन्फॉर्मेशन या सूचना का अधिकार का कानून आया है, तब से एक चेंज हो गई है। आमतौर पे मतलब लोग बोलते हैं कि आरटीआई से करप्शन कम होगा, आरटीआई से सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आएगी, पारदर्शिता आएगी वगैरह। मगर मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक गरीब इंसान, मेरे कश्मीर का एक गांव में देहात में रहने वाला एक गरीब इंसान किसी भी दफ्तर में जाता है और कोई भी सूचना मांगता है। करप्शन इससे कम हो या न हो, पारदर्शिता कैसे आए, कब आए, वो मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि एक गरीब इंसान को इज्जत मिल रही है, वो अपने हक का इस्तेमाल कर रहा है, वो अपना हक ढूंढ रहा है, हक मांग रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर में आरटीआई कानून 2004 से ही लागू है, लेकिन तब का कानून बहुत कमजोर था। साल 2005 में जब देश भर में आरटीआई कानून लागू हुआ और इस कानून के जरिए व्यवस्था परिवर्तन की शुरुआत हुई, तो जम्मू कश्मीर में भी एक असरदार सूचना का अधिकार कानून की मांग उठने लगी। दरअसल धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हासिल है, इसीलिए देश भर में लागू आरटीआई कानून यहाँ लागू नहीं हो सका। और तब राज्य के कई जुझारू सामाजिक कार्यकर्ता ने आरटीआई मूवमेंट नाम से एक संगठन बनाया और फिर शुरू हुई संघर्ष की शुरुआत। कुछ हमारे साथियों को जेल भी जाना पड़ा, उसमें मुझे भी जाना पड़ा, केसेस हो गए, एफआईआर हो गए, उल्टे सीधे केस लगाए गए, कुछ दोस्तों की पिटाइयां हो गई, कुछ लोगों को मारा पीटा गया। तो फाइनली हम उस पे पूरी तरह से डट के रहे और फाइनली जो है 2009 में नया कानून आया। इवन आज भी इस वक्त भी ऐसे मतलब हो रहा है बहुत जगहों पे। हमारे कुपवारा में एक साथी हमारे रासिक रसूल, उसको रिसेंटली पिटाई की गई, बहुत ज्यादा पिटाई की गई। उसने एजुकेशन डिपार्टमेंट से कुछ इन्फॉर्मेशन मांगना चाहिए थी। साल 2008 में जम्मू कश्मीर की बागडोर राज्य के युवा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने संभाली और चुनावी वायदों को पूरा करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने 2009 में राज्य को एक नया आरटीआई कानून दिया। युवाओं ने आरटीआई कानून को हाथों हाथ लिया और इसका इस्तेमाल कर कई बड़े बड़े घोटालों का पर्दाफाश किया। दवा घोटाला हो या टिम्बर घोटाला, किसी पर सरकार ने कार्रवाई नहीं की।
सूचना के अधिकार कानून जब जम्मू कश्मीर में लागू हुआ था तो यहाँ के आवाम, यहाँ के खासकर यूथ इसे हाथों हाथ लिया और ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं इकट्ठा किए, लेकिन उस पर कार्रवाई सरकार नहीं की। और उसका गुस्सा यहाँ के न सिर्फ युवा में है बल्कि यहाँ आवाम ठगा हुआ महसूस कर रहा है। सरकार को चाहिए कि अगर लोकतंत्र में यहाँ के यूथ का या यहाँ के आवाम का भरोसा बना रहे तो उसको अच्छी तरीके से न सिर्फ आरटीआई कानून को लागू करना चाहिए बल्कि जो सूचनाएं निकल करके बाहर आई हैं उस पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद आरटीआई कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर आरटीआई आवेदन लगाए। आरटीआई कानून 2009 लागू होने के बाद जहां 2009 में 741 आरटीआई का आवेदन आए, जो 2011-12 में बढ़कर 12,136 हो गए। एक तरफ इस कानून से राज्य में आए दिन भ्रष्टाचार के नए नए खुलासे हो रहे थे, तो दूसरी तरफ राज्य सूचना आयोग ने सूचना न देने पर मुख्य सचिव सहित राज्य के तमाम आला अफसरों की जिम्मेदारी तय करनी शुरू की। लेकिन इसी बीच साल 2012 में अचानक इस कानून में संशोधन करके आयोग के पर कतर दिए गए, जिसके खिलाफ आरटीआई एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मैं बता दूं कि हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। मेरे सबसे बाईं तरफ डॉक्टर गुलाम रसूल शेख जी आरटीआई मूवमेंट, जो जम्मू कश्मीर आरटीआई मूवमेंट है उससे जुड़े हुए हैं और एनसीपीआरआई जो है उसके को कन्वीनर भी हैं जम्मू कश्मीर के। और मुझे बहुत खुशी हो रही है हमारे साथ दूसरे मेहमान नईम अख्तर साहब हैं। नईम अख्तर साहब पीडीपी, जो कि यहाँ की मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसके स्पोक्स पर्सन है, वरिष्ठ नेता हैं। और हमारे साथ तीसरे मेहमान मुस्तफा कमाल साहब हैं। मुस्तफा कमाल साहब जी जम्मू कश्मीर का जाना माना नाम है, एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता हैं और कई अहम पदों पर रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत यहाँ पर इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। और इसके अलावा हमारे साथ जम्मू कश्मीर के, जो कश्मीर का हिस्सा है, कश्मीर से जुड़े हुए बहुत सारे एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं और यहाँ के आम लोग हैं जिनकी आवाज, जिनकी समस्याएं जो हैं हम इस कार्यक्रम में उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत आप सबका इस कार्यक्रम में आने के लिए, शिरकत करने के लिए। सबसे पहले मैं मुस्तफा कमाल साहब आपके साथ इस बात को, क्योंकि आपकी सरकार यहां पर है, आरटीआई मूवमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है कश्मीर में, लेकिन साल 2012 में इन एक्ट में, इन रूल्स में परिवर्तन कर दिया गया और ये कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं इस परिवर्तन के बाद कानून थोड़ा कमजोर हो गया। आप सहमत हैं इस बात से क्या? नहीं, ऐसी तो कोई बात, कोई शिकायत आई नहीं है। आपने सही कहा है कि आरटीआई की तरफ जो लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है, उसके साथ साथ ये भी इसका ख्याल रखा जाए कि जो आरटीआई एक्ट है, कानून है, वो मार्च 2009 से नाफिजुल अमल हुआ और नाफिजुल अमल होने के बावजूद 2011 अक्टूबर तक उसको इंतजार करना पड़ा, क्योंकि 2011 फरवरी में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने और अक्टूबर 2011 में 2 कमिश्नर्स बने, फिर जाके ये गाड़ी आगे चली। ये कानूनी मामला जो आपने कहा है, मैं इसका विधानसभा का सदस्य भी हूं, ऐसी कोई बात मेरी जहन में नहीं है कि इसमें परिवर्तन किया। रूल्स तो खैर असेंबली नहीं बनाती जी, सरकार बनाती है, लेकिन मेरी दानिश में ऐसी कोई बात नहीं आई है कि जिसमें रूल में परिवर्तन करके इसको कम मौसर बनाया गया, जी, नहीं, कम पावरफुल बनाया। जी, आप इस बात से सहमत हैं जो मुस्तफा कमाल साहब कह रहे हैं कि जो रूल्स में चेंज हुए उससे कोई फर्क नहीं पड़ा? और मैं थोड़ा पर्सपेक्टिव दूंगा। जम्मू कश्मीर में आपको पता है कि यहाँ हमारी सियासत, कॉन्फ्लिक्ट वगैरह दूसरा, तो कभी हमें इन बुनियादी गवर्नेंस की बुनियादी चीजों की तरफ नजर डालने का मौका ही नहीं मिला जी हिस्टोरिकली। तो 2004 में इट केम एज अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, खुशगवार हवा चली, एक आरटीआई एक्ट जम्मू कश्मीर का पास हुआ जो इस मुल्क में सबसे पहला कदम था। जो रूल्स में अमेंडमेंट हुआ उसमें क्या था, उसमें कोई बहुत ही अच्छे पोटेंट ये थे कि आप वाकई ब्यूरोक्रेसी को जवाबदेह बना सकते हैं। जी जी। लेकिन जो ही कमीशन ने थोड़ा बहुत अपना वो दिखाना शुरू किया, किसी अफसर को बुलाया, किसी को,
مجھے لگتا ہے کہ یہ پولیٹیکل کلاس جو ہمارا ہے اکراس دا بورڈ، مصطفیٰ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، گورنمنٹ پارٹی جو ہے، اپوزیشن پارٹی جو ہے، ہم سب کو اس کو ایک ہینڈ ہولڈنگ کرنی چاہیے فار سم ٹائم. پر کیوں نہیں ہو رہا ایسا؟ وہ نہیں ہوا، انفارچونیٹلی وہ ریورس ہو گیا، کیونکہ کسی افسر کا پتہ نہیں، میں افسروں کے خلاف نہیں، میں خود بھی رہ چکا ہوں، مگر شاید اس میں پھر بیوروکریسی کا آ گیا کہ ہم کیوں، یہ تو ہم کشمیر میں نوکری کر رہے ہیں، ہم تو حکومت کر رہے ہیں، ہم تھوڑی لوگوں کے غلام ہیں. کشمیر میں ہم نہیں جائیں گے اگر ہمیں کوئی کمشنر بلاتا ہے. کوئی آدمی ہم سے کیسے سوال کر سکتا ہے؟ یہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ ایک عام آدمی گورنمنٹ نے کیا کہا کہ ہم یہ قانون ہی بدل دیں گے. جی 8 جو ان میں شاید 8 تھے، 8 پروویژن کہ کیا کیا کرنا چاہیے کمیشن کو اور کیسے وہ بلا سکتے ہیں، سمن کر سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں، وہ سبھی انہوں نے اڑا دیے اس میں. ڈاکٹر شیخ جو آپ جو اس بات سے سہمت ہے کہ کچھ حد تک جو ہے جو طاقت تھی وہ لوگوں کے ہاتھ سے چلی گئی ہے، اکاؤنٹیبلٹی فکس کرنے کی جو بات تھی کہ ایک افسر کی اکاؤنٹیبلٹی فکس کی جائے، وہ طاقت عام آدمی کے ہاتھ سے چلی گئی. آپ سہمت ہے اس بات سے؟ میں ایک چیز سے بالکل سہمت نہیں ہوں جو مصطفیٰ کمال جی نے کہا کہ میری نالج میں ایسا نہیں ہے، لیکن یہ بالکل میں لا کو ہی ریفر کروں گا. جو گورنمنٹ ہے ان کے پاس ایک طاقت ہوتا ہے سیکشن 25 کے تحت کہ وہ اس کے رولز بنائے، لیکن 26 سیکشن جو ہے RTI ایکٹ 2009 کا وہ یہ بتا رہا ہے کہ جب گورنمنٹ سرکار کو لگے یا وہ بنانے کی کوشش کریں، یہ رولز چینج کرے کہ وہ جو نزدیکی اسمبلی کا سیشن ہوگا اس میں رکھیں. جب یہ 2010 والے رول چینج کیے گئے تھے اور ہر طبقے سے ایک آواز آئی تھی، ہر طبقے سے کولیشن پارٹنر نے جو کانگریس کے چیف ہے یہاں کے، انہوں نے بولا تھا اور اپوزیشن پارٹی نے بھی بولا تھا کہ یہ جو ہے رول چینج کرنا ایک حملہ ہے اس پہ، اور بہت سارے انڈیپینڈنٹ MLAs نے بولا تھا. لیکن جب معاملہ اسمبلی میں آیا جہاں بات کرنی تھی کیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، وہاں سارے یہ اکٹھے، چاہے انڈیپینڈنٹ MLA تھے، چاہے اپوزیشن تھی یا سرکار تھی یا کولیشن پارٹنر تھی، یہ سب خاموش ہوئے. سارے خاموش تھے. بالکل آپ نے صحیح کہا، سارے خاموش تھے. تو نعیم اختر صاحب، مصطفیٰ کمال صاحب، کل ملا کر راجنیتک پارٹیوں پہ یہ بات آ جاتی ہے. حالانکہ سب مانتے ہیں کہ جب یہاں پر قانون آیا تو اس وقت تمام پارٹیاں اس کے حق میں تھی، تمام پارٹیاں بہت حد تک چاہتی تھی ٹرانسپیرنسی رہے، لیکن دھیرے دھیرے جو ہے وہ سلسلہ ٹوٹتا گیا اور کہیں نہ کہیں سرکار کو اور شاید وپکش کو بھی، کیونکہ راجنیتک پارٹی وہ بھی ہے، اس کو لگا کہ یہ زیادہ کچھ ہو رہا ہے اور اس لیے جو ہے پر قطر دینے چاہیے. مصطفیٰ کمال صاحب آپ سہمت ہے؟ اس میں بہت ایک سمجھنے کی غلطی ہے اس میں. سمجھنے جو رولز چینج ہوتے ہیں وہ اسمبلی نہیں کرتی، جیسے مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا. لیکن رولز وپکشی پارٹیاں نہیں مختار صاحب، اگر سرکار ایسا کر رہی تھی، ہم نے بہت زور سے اٹھایا، آپ کو آواز اٹھانی چاہیے تھی. ہر جگہ وپکشی پارٹی ہیں، آپ لوگوں کے حق کے لیے آپ کو آواز اٹھانی چاہیے تھی. مسئلہ آپ نہیں نا سمجھتے ہیں کہ یہاں آپ وہ چیزیں نہیں کر سکتے ہیں جو آپ پارلیمنٹ میں کرتے ہیں، جو BJP کرے گی یا کانگریس کرے گی وہاں ان ریسٹ آف دا کنٹری. یہاں آپ وہ کریں گے تو آپ کا نیشنل انٹرسٹ جاتا ہے. یہاں آپ اس پہ بھی آواز نہیں اٹھا سکتے ہیں. وہی میں کہتا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ وہاں پر اسمبلی میں کھڑے ہو کر آواز اٹھاتے تو اسمبلی میں اٹھائے، یہ بہت غلط بات ہے. دس از اے رانگ اسٹیٹمنٹ اینڈ آئی کانٹراڈکٹ دس. اس میں ہم نے اسمبلی میں بارہا بات کی کہ آپ نے، ابھی میں نے کاؤنسل میں ایک سوال اس کے متعلق پوچھا تھا، اس میں بھی وہی تو طریقہ ہوتا ہے. وہاں آپ کوئی تلوار لے کے نہیں جاتے ہیں کہ نہیں جی آپ نے نہیں کیا تو میں تلوار چلاؤں گا. وہاں آپ کا میتھڈ ہے، ڈسکشن ہے، سوال پوچھتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کریں. مصطفیٰ کمال صاحب، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ کیونکہ یہ بات پولیٹیکل پارٹیوں پر آ گئی ہے اور کئی بار ایسا لگتا ہے جب بات پولیٹیکل پارٹی پر آتی ہے ساری پارٹی ایک ساتھ دکھائی دیتی ہے. یہاں پر بھی آپ اور نعیم اختر صاحب ایک ساتھ دکھائی دے رہے ہیں فی الحال اس مدعے پہ. دیکھیے میں ابھی آؤں گا. ہم نے تو ہماری پارٹی نے چینج کیا ہے ڈسکورس بائی برنگنگ ان دس کانسیپٹ ان 2004. اس کے بعد ایوالو جیسے ڈیموکریسی ہوتی ہے 2009 میں انٹائر ہاؤس ووٹڈ فار اٹ. تو اس میں کوئی بات نہیں، لیکن یہ بیک سٹیبنگ ہو گئی بیوروکریٹک لیول پہ اور انفارچونیٹلی گورنمنٹ نے اس کو اپروو کیا. بیک سٹیبنگ ہو گئی بیوروکریٹک لیول پر. بہت کڑا شبد استعمال کر رہے ہیں نعیم اختر صاحب بیوروکریسی کے لیے. میں تو پہلے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت ہم افسر شاہی کا ذکر کرتے ہیں تو ہم بیوروکریسی کی بات کرتے ہیں. لیکن RTI جو ہے، رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ جو ہے، یہ اپلائی کرتا ہے ساری ایڈمنسٹریشن کو. تو بہتر یہ ہوگا کہ یہ ایکٹ جو ایک بہت بڑا ہتھیار، ایک بہت بڑا سادن
बना जिससे एडमिनिस्ट्रेशन को जवाबदेह बनाया जा सकता है जी। और चूंकि ये 2 साल पुराना ही है, 2 साल से ही ये जो आरटीआई एक्ट जो है नाफिजुल अमल है और काम कर रहा है और इसके कुछ खैर नताइज भी निकले हैं, लेकिन अब विवाद जो खड़ा हुआ है, जो यहां मुझे पता चला कि इसमें कुछ तरामीम की गई हैं रूल्स की, इस बारे में हम अभी भी असेंबली है, आइंदा भी असेंबली लगेगी, मौजूदा असेंबली, ये बात वहां उठाई जाएगी और निजी तौर भी अपनी अपनी पार्टीज के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनके सामने भी ये बात उठाई जाएगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से यहाँ के दर्शकों को और जो आपके दर्शक सारे देश में इसको देखेंगे, ये कहना चाहूंगा कि ये आरटीआई एक्ट एक बड़ा साधन है एडमिनिस्ट्रेशन को जवाबदेह बनाने का और एक बड़ा साधन है जो शोषण है, जो ये भ्रष्टाचार है, ये जिसको हम कहते हैं करप्शन है, करप्शन को भी तोड़ करने में ये बड़ा मौसर हथियार साबित होगा। मैं चाहूंगा मुस्तफा कमाल साहब के लिए जोरदार तालियां हो दीजिए। उन्होंने हमारे इस कार्यक्रम में, इस मंच पे इस बात को स्वीकार किया और कहा कि इस बात को वो पार्टी में भी उठाएंगे और ये असेंबली में भी उठाएंगे। जो यहाँ के जो रूल्स चेंज हुए हैं उसको किस तरह से और ज्यादा पीपल फ्रेंडली बनाया जा सकता है, उस पर हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। यहाँ पर मुद्दे बहुत सारे हैं जो जम्मू कश्मीर से जुड़े हैं और खासकर आज जबकि हम श्रीनगर में हैं, श्रीनगर कश्मीर खित्ते से जुड़े हैं, वो मुद्दे तमाम उठाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। जानने का हक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम श्रीनगर में हैं, जानने का हक आपके शहर में। हमारे साथ जो 3 मेहमान मौजूद हैं, मुस्तफा कमाल साहब हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता, नईम अख्तर साहब हैं हमारे साथ, पीडीपी के वरिष्ठ नेता, और हमारे साथ डॉक्टर शेख गुलाम रसूल शेख जो कि जम्मू कश्मीर जेके आरटीआई मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। और जब हम पहले हिस्से में थे, नईम अख्तर साहब ने कुछ बहुत मौजूद सवाल उठाए थे और उनमें से एक सवाल था सेक्शन जो 23 है इस कानून का, आरटीआई एक्ट का, उसके तहत सरकार को इस कानून को पॉपुलर करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे एफर्ट करने थे। लेकिन जैसा कि नईम साहब ने कहा कि सरकार ने उस फ्रंट पर कुछ भी नहीं किया, ऐसे आरोप हैं। मुस्तफा कमाल साहब, आप इन आरोपों से सहमत हैं? आपको लगता है कि सरकार को जितना करना चाहिए था उतना सरकार ने नहीं किया? देखिए, जो ये आरोप है वो जिम्मेदार एक सियासी शख्स जो मेरे बगल में बैठे नईम साहब ने कहा है और मैं समझता हूं कि जो उन्होंने कहा है सही है। कहीं ना कहीं फिर इसमें इसके जो रूल्स हैं, नियम जो हैं इनके, उसमें बदलाव किया गया है। और वो बदलाव क्यों किया गया है, जैसे मैंने यहाँ कहा, मैं अपने दर्शकों को भी ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि इसमें संशोधन से अगर इसमें कमजोरी आई है, इसमें कमी आई है, जिससे इसके जो फायदे मिलने चाहिए थे वो फायदे लोगों को नहीं मिलेंगे, हम अपनी पार्टी में हर सतह तक, ऊंची सतह तक उठाएंगे और जब मौका मिलेगा असेंबली में इसके बारे में चर्चा भी होगी। और यकीन दिलाते हैं कि आप मिल बैठ के, ये हम सबका साझा मसला है कि लोगों को साफ शफाफ इंतजामिया मिलनी चाहिए। लेकिन लोगों को इसमें आपको ट्रेनिंग देनी थी। बहुत सारे लोगों की शिकायत है, मैं अभी लोगों से पूछूंगा तो लोग बताएंगे कि बहुत सारे जो पीआईओज हैं उनको ट्रेनिंग नहीं है, सरकार में जो लोग बैठे उनको ट्रेनिंग नहीं है, और उसके लिए और लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार को इसमें सेमिनार्स करने थे, आम जनता तक इस कानून को लोकप्रिय बनाना था। उस दिशा में क्या करेंगे आप, उसके बारे में क्या आपकी सोच है? इट इज नेवर टू लेट। अगर इस एक्ट में ये है, इंक्लूडेड है कि इस एक्ट के बारे में आम जनता को ये जागरूक किया जाए, उनके सामने ये पूरी इसकी डिटेल रखी जाए, जानकारी दी जाए, तो मैं समझता हूं ये बुरी बात नहीं है। इट इज नेवर टू लेट। बिल्कुल, ये देर नहीं हुआ, इसलिए मुस्तफा कमाल साहब कह रहे हैं कि इस दिशा में जरूर सरकार करेगी। और ये अच्छी बात है कि हमारे इस कार्यक्रम में फिलहाल अब तक जो 2 कंसर्न हमने उठाए, दोनों पर मुस्तफा कमाल साहब ने कहा कि वो जरूर इस मसले को अपनी पार्टी में और साथ साथ विधानसभा में उठाएंगे। हमारे साथ जो यहाँ पर आरटीआई एक्टिविस्ट है, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि अब तक जो बात हुई है उससे कुल मिलाकर निकल कर आता है सरकार की सोच बहुत पॉजिटिव है। सरकार चाहती है कि इस कानून को और इस कानून के जरिए आम आदमी को ताकतवर बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए। तो आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं? आपके जहन में कोई बात है? अगर 2012 में रूल्स की अमेंडमेंट हो गई, जाहिर सी बात है ये लोगों के हित में होनी चाहिए थी। क्या आपने सिविल सोसाइटी से या सीनियर आरटीआई एक्टिविस्ट से कंसल्टेशन ले ली कि इसमें हम तरमीम करेंगे या नहीं करेंगे? मुस्तफा कमाल साहब, इनका फरमाना सही है जी। ये किसी कानून की बात इस रूल्स की बात कर रहे हैं जो 2012 में बदलाया गया है। इसके बारे में पहले दूसरे पक्ष की भी सुननी पड़ेगी। रूल जिसने बदलाया उसकी बात भी सुननी पड़ेगी। क्यों बदलाया वो उन्हीं से पता चलेगा। इनकी शिकायत है, हाँ, हम ये भी कोशिश करेंगे सरकार से मामला उठा के
इनके आमने सामने उनसे बात करवा लेंगे। जी, मैं ये चाहता हूं कि आप जब आपने कहा इस सिलसिले को शुरुआत करेंगे तो कम से कम जो सिविल सोसाइटीज है उनकी से होनी चाहिए, सरकार के आमने सामने आ जाए, बात अपनी बात उनके सामने रखें। जी, वो अपनी बात रखेंगे तो हम चाहेंगे कि अगर इससे कमजोरी आई है तो ये उसका सद्भाव करना चाहिए जी, और इनकी जो आशंकाएं हैं, इनके जो शकूक हैं तो वो दूर करनी चाहिए सरकार को। जी जी, चलिए एक सवाल का और पॉजिटिव जवाब मिला, बहुत बेहतरीन है ये बात है। मुस्तफा कमाल साहब बहुत पॉजिटिव दिख रहे हैं आरटीआई को लेकर के, ऐसा लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इस मामले में सचमुच बहुत संजीदा है, पर देखना पड़ेगा कि अभी आप कह रहे हैं कि इन पर अमल कितना होता है उसका देश को इंतजार रहेगा। एक सवाल और है जी। और दूसरी बात जो है, जो प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर है इस्लाम में, वो जब ये लॉ पास हुआ मार्च 2009 में, उसके बाद 120 दिन, दैट मीन 4 महीने में इनको करने थे। वो हमने कोई भी डिपार्टमेंट नहीं दिख रहा है जिसमें प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर है कि हमने कहां से कितने फंड्स आए, क्या किया, वो नहीं कर रहे हैं जी। ये एक बड़ी प्रॉब्लम। इन्होंने सेक्शन 4B का मसला उठाया, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, और जाहिर तौर पर ये सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं, श्रीनगर की बात नहीं, ये मसला पूरे देश का मसला है। पूरे देश में सेक्शन 4 को लेकर लोगों को शिकायत रहती है कि सरकार, कोई भी सरकार हो, चाहे किसी भी राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, उसने उतना किया नहीं सेक्शन 4 पे। जो स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट है जी, वो पिछले 3 साल से अपडेट नहीं हुई है जी। तो आजकल जब ई गवर्नेंस का हर जगह है और ये बहुत बड़ा टूल बना है ट्रांसपेरेंसी का, तो 3 साल में आपको कोई फुर्सत नहीं मिली कि आप वेबसाइट के जरिए लोगों को बताएं कि क्या हो रहा है गवर्नमेंट में, क्या नहीं हो रहा है जी। तो वो तो एक वेरी सैड कमेंट्री ऑन दिस। नंबर 2, इस वक्त अगर कोई मूवमेंट यहाँ पे आरटीआई के उसका कोई थोड़ा सा भी लोगों को एहसास है कि ये ऐसा कानून है, तो ये लड़के उसके लिए जिम्मेदार हैं। जी जी, इन्होंने बहुत ही एक वाइब्रेंट मूवमेंट चलाई पहले से, इवन कानून को लाने के लिए भी इन्होंने काम जी, गवर्नमेंट को मजबूर किया, मगर उसके बाद इनको बिल्कुल ये कोई एडवर्सरी की तरह इनकी तरफ देखा जाता है कि शायद ये इसमें साझेदार नहीं है, हमारे दुश्मन है। और कई जगह पे आरटीआई एक्टिविस्ट पे लोकल लेवल पे, मैं नहीं कहूंगा कि उसमें वजीर आला साहब या कोई, बिल्कुल नहीं, लोकल लेवल पे उनका काफी विक्टिमाइजेशन। मैं इस बात पे आऊंगा क्योंकि ये एक अहम मसला है, पर इससे पहले क्योंकि बात वेबसाइट की चली और एक तरह से सोशल मीडिया आज की तारीख में बहुत एक्टिव है और मीडिया में आरटीआई को लेकर बहुत कुछ होता है, जम्मू कश्मीर में भी होता है। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर शुजात बुखारी साहब जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शुजात बुखारी राइजिंग कश्मीर के एडिटर इन चीफ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर शुजात बुखारी साहब, अभी जो मसला चल रहा था वो ये है कि आरटीआई का इम्प्लीमेंटेशन जो है स्टेट में किस लेवल पर हो रहा है, कितनी गंभीरता से हो रहा है। पहले जो 1-2 साल जो थे आरटीआई एक्ट के, एक अच्छा मैसेज जा रहा था लोगों में भी, और जो ब्यूरोक्रेसी जो है, ऑफिशियल डम जो है, उनमें एक मैसेज जा रहा था कि कोई न कोई सुनवाई हो रही है कि अगर वो कहीं पे कोताही बरतेंगे आरटीआई इंफॉर्मेशन को रिवील करने के हवाले से। लेकिन एक जो इम्पैक्ट इस एक्ट का होना चाहिए था अब 4 साल के बाद, वो इम्पैक्ट ग्राउंड पे नहीं दिखता है कि कोई, हम ये नहीं कह रहे हैं कि अफसर जो है उसको डरना चाहिए एक्ट से, या उन लोगों से डरना चाहिए जो इस एक्ट के तहत इंफॉर्मेशन मांगते हैं। ये डराने वाली बात नहीं है, बल्कि सिस्टम को एक ट्रांसपेरेंट तरीके से चलाने का मामला है। और लोगों को जो जिस वक्त हम एवरीबडी इज क्लैमरिंग अबाउट करप्शन एंड ऑल दैट, और करप्शन जैसा मेनेस जो इस रियासत में है उसको खत्म करने के सिलसिले में जो इकदाम उठाने की जरूरत है, उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो टूल है वो आरटीआई भी है। उसको काबू पाने में उसका बहुत ही कंट्रीब्यूशन हो सकता था। और जिस तरह से आपने अमेंडमेंट की बात की, मैं समझता हूं कि जब अमेंडमेंट्स हुकूमत ने लाई उसके बाद इस गुब्बारे से हवा निकलना शुरू हो गई और लोगों में ये तासुर पैदा होना शुरू हुआ कि अब सरकार जो है वो इस मामले में सीरियस नहीं है। क्योंकि जिस तरह से चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ने चीफ सेक्रेटरी लेवल पे अफसरों को समन करने का जो उन्होंने कोशिश की, और ब्यूरोक्रेसी को लगा कि अगर चीफ सेक्रेटरी समन होता है उसके ऑफिस तक बात पहुंचती है तो ये सारा जो मामला है, ये नीचे जो उनका जो एम्पावरमेंट का मामला है, उनको लगा कि खदशा हुआ कि ये जो पावर है उनके पास है उस पावर में कमी आ जाएगी जी। और अफसोस की बात ये है कि जो ये शेमफुल अमेंडमेंट्स उन्होंने लाई उसमें सरकार ने कहीं भी ये कोशिश नहीं की
کہ وہ لوگوں میں جو تاثر پیدا ہوا، شاید سرکار نے جو امینڈمنٹس لائی ہوں گی ان کے پاس بھی کوئی اچھے ریزن ہوتے، لیکن انہوں نے کوئی کوشش ہی نہیں کی کہ وہ لوگوں کو یہ کلیریفائی کرتے کہ یہ امینڈمنٹس انہوں نے کیوں لائی اور اس کے پیچھے جو مقاصد جو تھے کون سے مقاصد کار فرما تھے. جی. اور اس طرح سے جو ایک مقصد تھا رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کو خاص طور سے ایک ایسی ریاست میں لانے کے لیے جہاں پہ یہ ہمیشہ شکایت رہی ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا سے بہت پیسے آتے ہیں اور ان کو سائفن آف کیا جاتا ہے. بالکل. اور اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے، اور جو کوئی بھی حکومت ہو، یہ ضروری نہیں کہ یہ ایک حکومت ہے، اس سے پہلے بھی حکومتیں رہی ہیں اور بھی حکومتیں آئیں گی. جی. اور حکومت پہ جو داغ لگ چکا ہے کہ یہ جو سائفن آف منی ہو رہا ہے، ان کے لیے بھی آسان ہوتا کہ وہ اپنی پوزیشن کو کلیریفائی کرتے اور اس ایکٹ کو اپنے لیے اور اپنی ٹرانسپیرنسی کے لیے، اگر ان کے پاس کوئی اس قسم کا مقصد ہوتا، جی. اپنی ٹرانسپیرنسی کے لیے بھی اس کو استعمال کرتے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ 4 سال میں وہ امپیکٹ نہیں ہے گراؤنڈ پہ جو امپیکٹ اس ایکٹ کا ہونا چاہیے تھا. श्री नगर से जानने का हक आपके शहर में के इस एपिसोड में जम्मू कश्मीर आरटीआई एक्ट में संशोधन का मसला बेबाकी से उठा और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमारे कार्यक्रम में आवाम से वायदा किया कि इस मसले को हर मंच पर उठाया जाएगा. अगले शनिवार और रविवार एपिसोड में देखिए कश्मीर के आरटीआई एक्टिविस्टों ने उठाए क्या क्या सवाल. Tata.